हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इंडेक्स नंबर्स। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इंडेक्स नंबर वाज फर्स्ट कॉन्स्ट्रक्टेड इन। इंडेक्स नंबर को सबसे पहले कब कॉन्स्ट्रक्ट किया गया था? इंडेक्स नंबर को सबसे पहले कॉन्स्ट्रक्ट किया था एक इटालियन स्टैटिस्टिशियन ने जिसका नाम था कैरली। और कब कंस्ट्रक्ट किया था? 1764 में। ओके, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, विच फॉर्मूला इज कंसिडर्ड आइडल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। कौन से फॉर्मूला को कंसिडर किया जाता है आइडल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, या आप कह सकते हो मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्मूला फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर? हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है फिशर्स फॉर्मूला। फिशर्स फॉर्मूला को कंसिडर किया जाता है आइडल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, द बेस्ट एवरेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज। सबसे बेस्ट एवरेज किसको कंसिडर किया जाता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स? हमारे पास जो बी ऑप्शन है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन को कंसिडर किया जाता है मोस्ट एप्रोप्रिएट या बेस्ट एवरेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, द पैचेज इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन। पैचेज ने जो फॉर्मूला दिया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, उसमें पैचेज ने वेटेज असाइन की है किन क्वांटिटीज के बेस पे? पैचेज ने वेटेज असाइन की है ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर क्वांटिटीज। ओके, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो लेस्पियर है उसने वेटेज असाइन की है ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर क्वांटिटीज। ठीक है, और जो फिशर्स था उसने वेटेज असाइन की है ऑन द बेसिस ऑफ बोथ बेस ईयर क्वांटिटीज एंड करंट ईयर क्वांटिटीज। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, फिशर्स आइडल इंडेक्स इज दे। फिशर्स ने जो फॉर्मूला दिया है उसमें उसने लेस्पियर एंड फिशर इंडेक्स को क्या किया है? आइदर अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड फिशर इंडेक्स किया है? बिल्कुल भी नहीं। मीडियन? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पैचेज इंडेक्स उसने लिया है। ओके, सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है, द सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय। हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा फॉर्मूला सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं? नाउ हमारे पास जो बी, सी एंड डी ऑप्शन है ये सारे वेटेड इंडेक्स हैं, और हम जानते हैं सर्कुलर टेस्ट कोई भी वेटेड इंडेक्स सेटिस्फाई नहीं करता है, सिर्फ सिंपल यानी सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द इंडेक्स यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन टोटल मनी वैल्यू इज कॉल्ड। वो इंडेक्स जो मेजर करता है चेंजेस इन द मनी वैल्यू उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्राइस इंडेक्स। कभी कभार यहां पे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो लिख देते हैं सी ऑप्शन। वैल्यू इंडेक्स मेजर करता है चेंज इन द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज। ओके, सो इसको आप याद रखिएगा। यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, हमारे पास डेटा गिवन है, हमने इंडेक्स नंबर कॉन्स्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ लेस्पियर मेथड। नाउ लेस्पियर मेथड हमारे पास क्या है? सबमिशन P1 Q0 अपॉन सबमिशन P0 Q0। ओके, नाउ
सबमिशन P0 Q0 ये तो हमारे पास यहां से गिवन है 1360। अब हमने यहां से फाइंड करना है सबमिशन P1 Q0। अगर आप सबमिशन PN QN को देखोगे तो यहां पे NN दोनों जगह सेम है, इसका मतलब ये नहीं आएगा बिकॉज हमारे पास यहां पे सेम नहीं है। यहां पे हमारे पास 1 है, यहां पे 0 है, ठीक है। नाउ ये वाला भी नहीं आएगा बिकॉज यहां पे सबमिशन P0 है, हमें यहां पे P1 चाहिए। अब हमारे पास यहां पे है सबमिशन PN यानी N1 हो सकता है एंड Q0। सो हमारे पास क्या आएगा 1900। तो हमारे पास बनेगा 1900 अपॉन 1360। इसको जब आप डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 1.39। ओके, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंडेक्स नंबर शोज डैश डैश चेंजेस रादर देन एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ चेंज। नाउ हम जानते हैं इंडेक्स नंबर एब्सोल्यूट चेंज शो नहीं करता है बल्कि रिलेटिव चेंज एंड परसेंटेज चेंज। ओके, सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डैश डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। हम जानते हैं सर्कुलर टेस्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है P10 इज द इंडेक्स फॉर द टाइम। P10 एक इंडेक्स नंबर है, ये किस टाइम के लिए इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट किया गया है। नाउ P10 जो हमारे पास पहला वाला होता है ये बेस ईयर होता है और आगे वाला हमारे पास होता है करंट ईयर, यानी 0 ऑन 1, करंट ईयर ऑन बेस ईयर। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस एट अ प्लेस इन 1994 इज 250। अगर प्राइस इंडेक्स नंबर 1994 में है 250 विद 1984 एज बेस ईयर और 1984 को कंसीडर किया हमने बेस ईयर, देन द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड ऑन एवरेज बाय। तो आप बताओ 1984 से 1994 तक कितनी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। नाउ हम जानते हैं बेस ईयर वैल्यू हमारे पास होती है 100, ठीक है। 100 से कितना इंक्रीज हुआ है 250 तक, यानी 150 का इंक्रीज हुआ है बिकॉज 250 माइनस 100 करो आपके पास आएगा 150। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स इन विच आर फॉर विच प्राइस एंड क्वांटिटीज आर कोटेड। नाउ हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा टेस्ट हमें यह बताता है जो इंडेक्स नंबर के लिए फॉर्मूला होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए स्टैंडर्ड्स यूनिट जिसमें हम प्राइसेस एंड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारे पास है यूनिट टेस्ट। ओके, सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे आंसर देने से पहले आप इसको खुद ट्राई करो सॉल्व करने की। ओके, नाउ क्वेश्चन हमारे पास है नेट मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वाज 3000, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन 1985 इज 250 विद 1980 एज बेस ईयर। एक एम्प्लॉय की सैलरी है 3000 और 1985 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था 250 और बेस ईयर हमने क्या लिया है 1980। If he has to be rightly compensated, then the additional dearness allowance to be paid to the employee is। अगर उस एम्प्लॉय को अच्छे से पे किया गया होता यानी जितनी उसकी पे बनती थी अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसको कितने एडिशनल डियरनेस अलाउंस पे करने पड़ेंगे। ओके, नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गिवन है 1985 का 250 और बेस ईयर हमारे पास है 1980। नाउ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हमारे पास गिवन है इसका मतलब क्या है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी अगर उस एम्प्लॉय की सैलरी 1980 में 100 थी
1985 में कितनी होनी चाहिए? 250 होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गिवन है 250 और हम जानते हैं बेस ईयर वैल्यू हम ऑलवेज एज्यूम करते हैं 100। नाउ अगर ये हम एज्यूम करते हैं उस एम्प्लॉय की सैलरी 1980 में 1 रुपी थी, 1985 में कितनी होनी चाहिए? 250/100। ठीक है, यानी 2.5 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए। ओके, इसी तरह से अगर 1980 में उस एम्प्लॉय की सैलरी थी 3000, 1985 में कितनी होनी चाहिए? 2.5 टाइम्स ऑफ 1980। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई किया 2.5 मल्टीप्लाई बाई 3000, हमारे पास आ गया 7500। यानी जो एक्चुअल सैलरी उस एम्प्लॉय की होनी चाहिए वो होनी चाहिए थी 7500, बट हम सिर्फ उसको कितना पे कर रहे हैं? 3000। इसका मतलब एडिशनल हमने और कितना उसको पे करना है? 4500। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, यानी 4500। ओके, होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई करो खुद से इसको भी सॉल्व करो। हमारे पास क्वेश्चन है, इन 1980 द नेट मंथली इनकम ऑफ एम्प्लॉय वाज 800 पर मंथ। 1980 में एक एम्प्लॉय की नेट इनकम कितनी थी? 800 रुपीज पर मंथ। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाज 160 इन 1980 और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना था? वो 160 था। कब? 1980s में। इट राइजेस 200 इन 1984। 1984 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हो गया और कितना बना? 200। इफ ही हैज टू बी राइटली कॉम्पनसेटेड द एडिशनल डियरनेस अलाउंसेस टू बी पेड टू द एम्प्लॉय। अगर उस एम्प्लॉय को प्रॉपरली कॉम्पनसेट किया जाएगा देन उसको कितने एडिशनल डियरनेस अलाउंसेस पे किए जाने चाहिए? पहले आपने क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ 1980 और 1984। यहां पे हम क्या करेंगे? हम इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करेंगे और अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन रेट हम उस एम्प्लॉय को कंपनसेट करेंगे। अब इन्फ्लेशन रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स में पढ़ा था, वही फॉर्मूला यहां पे भी हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करेंगे बिटवीन 1980 एंड 1984। इन्फ्लेशन रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर माइनस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। ओके, और मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास इन्फ्लेशन रेट आ जाता है। नाउ हमारे पास जो करंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो हमारे पास है 200 और प्रीवियस कितना है? 160 डिवाइडेड बाय 160। इसको आप सिंप्लीफाई करो, आपके पास आएगा 25%। जो हम एम्प्लॉय को एडिशनल डियरनेस अलाउंसेस पे करेंगे वो हम उसको पे करेंगे अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन रेट। नाउ उस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है? 800, यानी हमने 800 का 25% उसको इंक्रीज करना है। 800 का 25% कितना निकलेगा? 800 मल्टीप्लाई बाय 25%, यानी 25/100। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 200। हमें उसको कितना एडिशनल डियरनेस अलाउंस पे करने पड़ेगा? 200 एडिशनल पे करने पड़ेगा। ठीक है, सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर से 1960 बी 110.3 and the price index for the year say 1950 be 98.4, then the purchasing power of money rupees of 1950 will be in 1960 is। now हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है प्राइस इंडेक्स 1960 का 110.3 और प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 1950 का 98.4। हमने कैलकुलेट करनी है परचेजिंग पावर ऑफ द रूपी ऑफ 1950 टू 1960, यानी 1960 में परचेजिंग पावर ऑफ रूपी कितनी थी एज कंपेयर टू 1950। इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? हमारे पास फॉर्मूला है
index number for the current year divided by index number for the base year. Now index number for the current year यहां से हमारे पास है 110.3 divided by index number for the base year, वो हमारे पास है 1950 का 98.4. ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे हमारे पास आएगा 1.12. ये हमारे पास निकलेगी परचेजिंग पावर. इसका मतलब ये हुआ 1950 में जितने हमारे पास 1 रुपए की परचेजिंग पावर थी, अब वो कम होके 1.1 रुपए की उतनी परचेजिंग पावर है. यानी कि अगर आप 1950s में 1 रुपए की कोई चीज खरीदते थे, अब आपको 1960 में उसके लिए 1.12 पे करना पड़ेगा. ओके, सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द टेस्ट विच इज नॉट ओबेड. यहां पे नॉट नहीं बल्कि नॉट है. ठीक है, नॉट ओबेड बाय एनी ऑफ द वेटेड इंडेक्स नंबर्स अनलेस द वेट्स आर कांस्टेंट. नाउ जितने भी वेटेड इंडेक्स नंबर्स हैं वो कौन से टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करते हैं जब तक ना उनका वेट कांस्टेंट हो. वो हमारे पास है सर्कुलर टेस्ट. बिकॉज कोई भी वेटेड इंडेक्स नंबर सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है. सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन द कंप्यूटेशन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वी यूज. नाउ हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंप्यूट करने के लिए दो मेथड्स हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड. सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट. नाउ हम जानते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट लैस्पियर मेथड एंड पैचेस मेथड सेटिस्फाई नहीं करते हैं. ये हमारे पास हो गया लैस्पियर मेथड, ये हमारे पास हो गया पैचेस मेथड. ये दोनों मेथड सेटिस्फाई नहीं करते हैं. हाँ, फिशर्स मेथड टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है. सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लैस्पियर इंडेक्स हमारे पास गिवन है 110, पैचेस इंडेक्स 108. हमने फाइंड करना है फिशर्स आइडल इंडेक्स. हमारे पास फिशर का फॉर्मूला गिवन है, ये हमारे पास हो गया लैस्पियर इंडेक्स, ये हमारे पास हो गया पैचेस इंडेक्स. बट यहां पे एक प्रॉब्लम होती है, लैस्पियर इंडेक्स में हम 100 मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन यहां पे 100 नहीं है. इसी तरह से पैचेस इंडेक्स में भी हम 100 मल्टीप्लाई करते हैं बट फिशर में उसने 100 नहीं लिया है. तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम लैस्पियर इंडेक्स से भी 100 को डिवाइड करेंगे एंड पैचेस इंडेक्स से भी हम 100 को डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 110 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, ये हमारे पास बनेगा 1.10. इसी तरह से 108 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास बनेगा 1.08. बस इतना ही हमने करना था. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. ये हमारे पास आएगा 1.188 मल्टीप्लाई बाय 100. ये हमारे पास रूट के बाहर है. अब इसका रूट निकालो आप. ठीक है, ये हमारे पास आएगा 1.09 और बाहर से मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास आएगा 109. तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 109, दैट इज डी ऑप्शन. यहां पे सिर्फ एक कंफ्यूजन होती है, यहां पे डायरेक्टली 110 एंड 108 को पुट नहीं करना है, हमने पहले 100 से डिवाइड करना है फिर पुट करना है. यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.